ठीक है। तो अब हम लोग इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का ये पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू किया जाएगा। और चैप्टर है क्लास 11 का, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके फिंगर टिप्स का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आराम से रीड करेंगे और इजीली क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, ताकि पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हो, चारों ऑप्शन अभी के अभी क्वेश्चन सहित आंसर टोटल याद हो जाए। और एनसीईआरटी के बाहर हम जाएंगे नहीं, एकदम एनसीईआरटी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर नहीं बोली जाएगी। ठीक, क्वेश्चन का पर्पज ही है एनसीईआरटी याद हो जाए। क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। ओके, एक चीज़ होता है डायरेक्ट आप थ्योरी पढ़िए, एक चीज़ होता है कि आप क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन भी करिए, उसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती रहेगी। तो ये पर्पज है। तो इसलिए एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन, जो भी मेथड है, इन चारों में बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। देखो, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मेथड है, ये 3 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कौन कौन? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन, फर्स्ट बाइनरी फिजन। सेकंड स्पोर प्रोडक्शन या स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। बट एनसीईआरटी में स्पोर प्रोडक्शन दिया है, तो स्पोर प्रोडक्शन आप भी लिखिए। ठीक है, स्पोर। ठीक। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में 3 ही मेथड हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो 3 मेथड बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मेथड है, 3 मेथड है। इन तीनों में से मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो है बाइनरी फिजन। कौन सा? मोस्ट कॉमन मेथड जो है, ये मोस्ट कॉमन है इसमें। इन तीनों में मोस्ट कॉमन बाइनरी फिजन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोस्ट कॉमन। ठीक है, बाकी स्पोरुलेशन कब होता है? स्पोरुलेशन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो होता है स्पोरुलेशन। जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, एनवायरनमेंट उसके हिसाब से नहीं होता है, एनवायरमेंटल उसके विपरीत होता है, स्थिति उसकी विपरीत होती है, तो वो स्पोर का प्रोडक्शन करता है, स्पोरुलेशन करता है। और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता कुछ ऐसा है कि इसमें जो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, और जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 पर रीड करोगे तो वहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ये हो गया रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में। अब मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन आपके सामने दिख रहा है, मोस्ट कॉमन है बाइनरी फिजन। ठीक है, और स्पोरुलेशन या स्पोर प्रोडक्शन कब करेगा? जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया के पास होगी तो स्पोर प्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो प्रिमिटिव डीएनए होता है, इसका प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, वो ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में, तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर आपको मिल गया ना। मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, तो 10वें का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बाकी है तीनों, ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, कॉन्जुगेशन
जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें आता है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देख ही लिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है बाइनरी फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासीफाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो साइनोबैक्टीरिया इसी को कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA, ठीक है। ये क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास पिगमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट के होता है, इसलिए इसको बोला भी जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। इसके साथ साथ कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल भी होता है इसमें, क्लोरोफिल ए के साथ साथ इसमें पिगमेंट जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में, या साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता ही है, कैरोटीनॉइड भी होता है एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ये तीनों के तीनों पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, ये एक चीज़ तो ये हो गया। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कैसा हो सकता है, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। कॉलोनियल, ठीक है, ये कॉलोनियल भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है और फिलामेंटस भी होता है, फिलामेंटस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर या टेरेस्ट्रियल, तीनों में रह सकता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं इसके बारे में। और ये किस, अभी मेन चीज़ तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, ये किस किंगडम से बिलोंग करेगा, ये कोई प्लांट से नहीं बिलोंग करेगा, किसी प्लांटी से, ये कोई प्लांट नहीं है, ये है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेगा। किस किंगडम से बिलोंग करेगा, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेगा, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इसको आप प्रोटिस्टा में डाल दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा में कुछ लोग बोल देते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया किस में आ जाएगा अपना, साइनोबैक्टीरिया अपना आ जाएगा मोनेरंस में, यानी 11th का ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटिस्टा में अपना क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स आते हैं। एल्गी कोई किंगडम नहीं है, एल्गी प्लांटी में ही आता है, ठीक है, एल्गी प्लांटी में आता है और प्लांटी का अपना अलग किंगडम है। तो इस प्रकार से 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, हाँ अब देख रहे हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज द नाइट्रेट, सच एज द nitrate, ammonia and use the release of energy for ATP production. They play an important role in the recycling of nutrients जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर एक्सेट्रा। तो ये किस बैक्टीरिया का कमाल है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, पैरासाइट की, सेप्रोट्रॉफिक। तो देखो कहानी कुछ ऐसे पूछ रहा है ये कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ओके, इसको जरा साइड में कर देते हैं छोटा करके, ओके, ठीक है। क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, कौन, बैक्टीरिया। अभी उस बैक्टीरिया का नाम बताना है हमको, कौन सा ऐसी बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करती है और वो एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन में यूज होता है या यूटिलाइज होता है, एटीपी प्रोडक्शन में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है। एंड आल्सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी ये बैक्टीरिया हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक है, एक मिनट, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग फिर से लिखते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी हेल्प करती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन।
तो ये कौन सी बैक्टीरिया होती है जो ऐसा काम करती है, इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करती है और वो एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करती है। ये बैक्टीरिया होती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। और भी बैक्टीरिया होती है बट ये जो काम करती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का काम है, ठीक है। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी रिलीज करती है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इम्पॉर्टेंट रोल करती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी, ठीक है। बाकी जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है, ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी होती है, ये होती है, ठीक है। इसका अपना अलग रोल है। उसके बाद जो पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर निर्भर करे, पैरासाइट, सैप्रोफाइट जो मृत पदार्थों पर डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे, डेड ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले, वो सैप्रोफाइटिक होता है। तो इस प्रकार से ये 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 जो पूछ रखा है, गिवन फिगर दे रखा है किसका, साइनोबैक्टीरियल सेल का, और ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ जो ए है ना, चूँकि साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक है, तो साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। क्योंकि ये मोनेरा से बिलोंग करेगा तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, ठीक है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, मतलब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्ड रहेगा। तो इसमें नेक्ड डीएनए हो जाएगा। ये जेनेटिक न्यूक्लियस का पार्ट दिखा भी रहा है तो नेक्ड डीएनए हो गया, बी जो है वो थायरॉइड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप क्या करो कि ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, उसमें से देखो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है या दोनों करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पॉजेस द लाइपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं, चाहे वो आर्ची बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे साइनो बैक्टीरिया हो, जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं लाइपोप्रोटीनेशियस, ठीक है। लाइपो दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, लाइपोप्रोटीनेशियस। तो जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनेशियस होती हैं, बट दोनों में जो मतलब आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होता है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेम टाइप के लिपिड का नहीं बना होता है। ये गलत बात है, सेम टाइप के लिपिड नहीं बना होता है। एक में ब्रांच लिपिड मोनोलेयर ब्रांच लिपिड होती है, एक में कोई और लिपिड होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ओके 15 रीड करिए, ठीक है। देखो पूछा है कि माइकोप्लाज्मा आर क्लासीफाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, क्वेश्चन 15 ये है एनसीईआरटी फिंगरटिप्स बायोलॉजी का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया सॉरी साइनो नहीं, माइकोप्लाज्मा क्लासीफाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो किस किंगडम में माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये ऐसा दे रखा है, ऑप्शन इनका फर्स्ट ऑप्शन या ए ऑप्शन है मोनेरा, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन है एल्गी और डी ऑप्शन है प्लांटी। तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा किस
किंगडम से बिलोंग करता है, सिंपल सा। तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो होता है वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पता भी होगा मोनेरा जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं वो आते हैं। तो मोनेरा में आएगा ये सानो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्रोटिस्टा अपना अलग चीज़ होगा। प्रोटिस्टा में अपना पर आता है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस। एल्गी कोई किंगडम है ही नहीं, एल्गी खुद प्लांट ही में आता है, एल्गी खुद प्लांट है एक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मोनेरा। यही क्वेश्चन है जो सही से नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, पर ध्यान से आपके पास बुक तो होगी ना, बुक होगी तो वहाँ बुक से देखिए एक बार। 16 पूछा है, मैं रीड कर रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज द डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ओके, देखो भाई, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या सेप्रोफिटिक फंजाई या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, ये सब जो होते हैं डिकम्पोजर आते हैं, डिकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं। तो डिकम्पोजर आपके प्लांट डिकम्पोजर नहीं होते हैं, प्लांट तो प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहाँ पे आपका सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करेगा, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी डिकम्पोजर का काम करेगा, यानी बहुत ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्लांट जो दे रखा है ये जो डिकम्पोजर का काम नहीं करेगा, प्लांट प्रोड्यूसर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोले, मतलब एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन जितनी दे रखी है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन 17 है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट आते हैं वो क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से आते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, तीनों, ठीक है। एक तो क्लोरोफिल ए, और ये प्लांट में भी आते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए, सेकंड कैरोटीनॉइड, और थर्ड जो है वो ज़ैंथोफिल। ओके, आई होप ये चीज़ याद रहेगा। याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा। तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, तीनों के तीनों पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं। तो ये क्लोरोफिल ए हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा, ज़ैंथोफिल आ जाए। ऑल ऑफ दीज जितने तीनों पिगमेंट हैं तीनों के तीनों साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, साइनोबैक्टीरिया आर यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज। अब देखो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। क्यों, क्या करके, कौन सी प्रोसेस करता है, साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया और एनाबिना हो गया। नॉस्टॉक और एनाबिना में एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इस स्पेशल सेल हेटेरोसिस्ट की हेल्प से साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए ये एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है जिससे क्रॉप में इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यही चीज़ ताकि आपको याद हो जाए। देखो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्स। और कौन से साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो है नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक, एनाबिना साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्रॉप में इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन फील्ड में आएगा तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट तो होगा। तो इसलिए 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, एल्गल ब्लूम भी करता है, अब कन्फ्यूजन नहीं करना, एल्गल ब्लूम भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है। बट फोटोसिंथेसिस एल्गल ब्लूम का क्रॉप इंप्रूवमेंट से कुछ लेना देना है नहीं। क्रॉप इंप्रूवमेंट तभी होगा जब न्यूट्रिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगी तो उससे आता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट को मिल जाता है जिससे
प्लांट के जो क्रॉप होगा उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फसल जो होगी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस प्रकार से 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 क्या पूछा है, रीड करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेट्रोसिस्ट। अभी जस्ट हमने पढ़ा हेट्रोसिस्ट जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। और ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। हेट्रोसिस्ट जो होती है, हेट्रोसिस्ट जो होती है ये एक स्पेशल टाइप की सेल है या स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल है। और ये स्पेशल सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ओके। और किस में होता है, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है। इसके साथ साथ अभी जब हम लोग इसी में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि इस हेट्रोसिस्ट सेल के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, क्या नाम है, ज़्यादा छोटा हो गया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस हेट्रोसिस्ट सेल के पास क्या है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, तो याद रहेगा ना। हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल है जो किसकी बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास एक स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट नाम की स्पेशल सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। उसके साथ साथ इसी हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी है। ओके, तो फिलहाल नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जो ये एंजाइम है ये प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखने को मिलेगा जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में देखने को मिलेगा। यहाँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 के लिए इतना पर्याप्त है जानकारी। तो इस अकॉर्डिंग these are present in the some filamentous cyanobacteria, that is the nostoc and denamina, that is correct. Second, these cell are special cell perform nitrogen fixation, ये भी correct. These cell contain the enzyme nitrogenase, ये भी correct, यानी कि all of these correct है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या पूछा है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द kingdom that include the blue green algae, nitrogen fixing bacteria and the methanogenic archibacteria। मतलब वही क्वेश्चन फिर से, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नास्टॉक और एनाबिना। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया और मेथनोजेनिक आर्चीबैक्टीरिया ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया के ही तो पार्ट हैं। और बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आता है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है नहीं, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट, अब एक एक स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज द 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज। सही बात है कि जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं 90% ह्यूमन डिजीज जो होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट है। ओके, चलिए। एंड सेकंड बी वाला दे रखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाई, ये लिखा है प्रोड्यूस्ड बाई, ये बाई है, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, बाई एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिस विच आर ए क्लास ऑफ फंजाई। देखो ये बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है, बी वाला ऑप्शन रूल आउट है, मतलब ये इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट है, तो ये सी हो जाए। कैसे, ये जो लिखा है ना एक्टिनोमाइसिटीज ये कोई फंजाई नहीं है, ये है बैक्टीरिया। और जो फंजाई होती है इससे मिलती जुलती होती है, हम लोग पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज नहीं है वो एस्कोमाइसिटीज है। ध्यान से देखो, वो एस्कोमाइसिटीज है, जो फंजाई में लोग पढ़ते हैं वो एस्कोमाइसिटीज है। देखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज यही पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एस्कोमाइसिटीज है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो बी वाला इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। बाकी और सब सही है। सी भी आप ट्रेड कर लीजिए। सी दे रखा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप द फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। डी दे रखा है, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ये भी सही है। ओके, तो इस प्रकार से 21 का बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अब किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन है क्या,
किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विथ किंगडम। तो किंगडम प्रोटिस्टा किसके साथ, किस किंगडम के साथ लिंक बनाता है, किस किंगडम के साथ इसकी लिंक है, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा का लिंक सबके साथ है, बट वही होना क्या कंडीशन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होना चाहिए बस। यूनिसेलुलर यूकैरियोट के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में रखे जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो किंगडम प्रोटिस्टा लिंक करती है हर एक किंगडम से, बट मोनेरा से नहीं लिंक करती है, ठीक है। तो फंजाई से भी लिंक करेगी, प्लांटी से भी लिंक करेगी, मतलब प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया तीनों से लिंक करेगी। तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को आराम से रीड करिए। विच आर द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। सीधे एनसीईआरटी की लाइन है कि जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, इस किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा, प्रोटिस्टा किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, मेंबर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर प्रीमरली। हाँ, ये थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए था। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, किंगडम प्रोटिस्टा का जो मेनली हैबिटेट होता है प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का जब प्रीमरली ये पाया जाता है, कैसा होता है, ये एक्वेटिक होता है कि टेरेस्ट्रियल की फोटोसिंथेटिक। तो ध्यान देना है, किंगडम प्रोटिस्टा मेनली या मोस्टली एक्वेटिक होता है, मोस्टली ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सी में पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, या मॉइस्ट सॉइल में पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, बट वो चीज़ अलग हो जाएगी। लेकिन जो मेनली प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। मेनली प्रोटिस्टा कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। ये सी वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और मॉइस्ट सॉयल मतलब ऐसी मृदा जो नमी जिसके अंदर हो, वहाँ भी ये रहता है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म वहाँ भी रहते हैं। तो इस प्रकार से किंगडम प्रोटिस्टा मोस्टली क्या हो जाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा, ठीक है। ओके, जो भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। संडे को क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाएगा विथ नेम के साथ, जिसका जो डाउट हो, ठीक है। क्वेश्चन चाहे वो नीट का हो चाहे फिंगर टिप्स का हो, अभी नीट और फिंगर टिप्स पे फोकस करेंगे, और चाहे बायोलॉजी का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है। कमेंट ड्रॉप करिए वो क्वेश्चन संडे को, पर संडे को मतलब हर एक हफ्ते में जो संडे होता है उस संडे को डिस्कस किया जाएगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। चलिए, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। 25 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा के लिए ट्रिक आप देख लीजिए। किंगडम प्रोटिस्टा में इतने ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। कौन कौन से आते हैं प्रोटिस्टा में, क्राइसोफाइटा, ठीक है, ये जो लिखा है ये सब क्राइसोफाइटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिक, CDE ABCDE पढ़ते हो ना, ABCDE, तो वही CDESP। अब C फॉर क्राइसोफाइटा, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट, E फॉर इग्लिनोइड, S फॉर स्लाइम मोल्डूट, P फॉर प्रोटोजोमस। जितने हैं ये पांचों के पांचों जो हैं किंगडम प्रोटिस्टा के हैं। तो इसका 25 का D ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना, अब ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज़ ये है कि ये हेल्पफुल रहेगा एनसीईआरटी बायोलॉजी को मेमोराइज करने में। एनसीईआरटी की किस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, एनसीईआरटी की थ्योरी क्वेश्चन के साथ रिवाइज होगी, ठीक है। देखो थ्योरी तो सब करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, बट एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है प्रॉपर थ्योरी को कवर करते हुए कोई मतलब एक्चुअली कम ही लोग करवा रहे हैं। मैंने तो यूट्यूब पर चेक किया था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ करवाने से बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी भी रिवाइज होगी, एनसीईआरटी मेमोराइज भी होगी, ठीक है, उसका थ्योरी भी रिवीजन होगा, तो इसलिए ये चीज़ स्टार्ट की है। बाकी जैसे आप लोग लगे तो
तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, डाउट ज़रूर ड्रॉप करिएगा, जो डाउट हो सीधे कमेंट करिएगा, संडे को डाउट लिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आर इंक्लूड द अंडर क्राइसोफाइट्स। तो देखिए क्राइसोफाइट्स में कौन आता है? क्राइसोफाइट किंगडम प्रोटिस्टा का ये ग्रुप है क्राइसोफाइट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं डाइटम्स, इसमें जो आते हैं वो आते हैं डाइटम्स एंड डेस्मिड, डाइटम्स एंड डेस्मिड। इसी को कॉमनली बोलते हैं क्या? गोल्डन एल्गी। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। क्वेश्चन यही है, आंसर मिल गया होगा कि डाइटम्स एंड डेस्मिड गोल्डन एल्गी आते हैं। बट मैं क्राइसोफाइटा की यानी किंगडम प्रोटिस्टा की थोड़ी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में तो कौन कौन से आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर रखे गए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 5 ग्रुप। कौन कौन सा? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड है यूग्लिनोइड, फोर्थ है स्लाइम म्यूल्ड, और फिफ्थ है प्रोटोजोअन्स। इसके लिए न्यूमोनिक्स से याद करने का, ठीक है, CDESP, ABCD होता ना। C से क्राइसोफाइट है, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट, E फॉर यूग्लिनोइड, S फॉर स्लाइम मोल्ड, P फॉर प्रोटोजोअन्स। ये प्रोटिस्टा के 5 मेंबर या 5 ग्रुप हो गए। ठीक, अब इसमें से कौन कौन से फोटोसिंथेटिक होते हैं ये ध्यान देना है। तो फोटोसिंथेटिक शुरू के जो 3 है मतलब CDE, ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। शुरू को जो 3 हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक कौन कौन? क्राइसोफाइट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड, ये क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक कैटेगरी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड होता है। और डीकम्पोजर और कंज्यूमर का काम कौन प्रोटिस्टा होता है? तो कंज्यूमर या डीकम्पोजर जो होता है वो कंज्यूमर या डीकम्पोजर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। और प्रोटोजोअन्स अपना एक अलग ग्रुप है, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटोजोअन्स अपने अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है, कौन सा कंज्यूमर या डीकम्पोजर है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये जो होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जितने कहाँ होते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। एंड इनके जो मेंबर प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो प्रीमरली मतलब मेनली एक्वेटिक होते हैं। मेनली एक्वेटिक इनका हैबिटेट होता है। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धीरे धीरे जानकारी मिलती रहेगी एनसीईआरटी का। बट अभी इसमें इस क्वेश्चन के लिए इतना ही बस इनफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर लाइक ए सॉप केस इन द। तो देखो किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्राइसोफाइट्स होता है, किंगडम प्रोटिस्टा का जो क्राइसोफाइट ग्रुप है, किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा ग्रुप? क्राइसोफाइट ग्रुप, क्राइसोफाइट्स ग्रुप। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? वही ऊपर जो अभी लिखे थे वही फिर से लिख रहे हैं, डाइटम्स एंड डेसिमिड, जिसको कॉमनली बोलते हैं गोल्डन एल्गी। ठीक, इसमें जो डाइटम्स होता है, ठीक है, डाइटम्स की सेल वॉल, ठीक है, किसकी? डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है, एक मिनट, हाँ, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल बना लेती है। कैसे? 2 थिन ओवरलैपिंग सेल एक दूसरे के साथ फिट होकर एक सॉफ्ट बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल। जो डाइटम्स की सेल वॉल होती है वो क्या बनाती है? सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, और ये दोनों थिन ओवरलैपिंग सेल ऐसे फिट होते हैं, फिट होके ये बना लेते हैं क्या, सॉफ्ट बॉक्स। क्या बना लेते हैं, सॉफ्ट बॉक्स। सीधा सिंपल सा आपको याद करना है, मेमोराइज करना है कि सॉफ्ट बॉक्स किस में होता है। तो सॉफ्ट बॉक्स जो होता है डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो एक दो थिन ओवरलैपिंग सेल एक दूसरे के साथ फिट होके एक सॉफ्ट बॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉफ्ट बॉक्स क्राइसोफाइटा के डायटम्स की सेल वॉल के द्वारा बनता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्ट बॉक्स या टू थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल एक दूसरे के साथ फिट होके सॉफ्ट बॉक्स किसके केस में देखने को मिलता है, तो क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा के किस में, क्राइसोफाइटा के डायटम्स में। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डायटम्स हो जाएगा, ठीक है। डेस्मिड नहीं, डेस्मिड है क्राइसोफाइटा का ही, डेस्मिड है क्राइसोफाइटा का ही है, डेस्मिड लेकिन नहीं बनाता है सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स डायटम्स की सेल वॉल बनाती है। तो 27 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी डायनोफ्लैजिलेट और स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, स्लाइम मोल्ड जो डिकम्पोजर या कंज्यूमर का काम करता है। तो ये दोनों तो रूल आउट है, ठीक है, तीनों रूल आउट है। बस 27 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन 28 पर। अब देखो क्वेश्चन 28 क्या पूछ रखा है, अब उसी के जस्ट नीचे लाइन से क्वेश्चन बना रखा है 28। पूछा डायटेमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल। तो जो डायटेमेशियस अर्थ, पहले डायटेमेशियस अर्थ है क्या, ठीक है। तो जो डायटेमेशियस अर्थ है वो कैसे बनी, ठीक है। फिर पता मतलब हम लोग देखेंगे ना डायटेमेशियस अर्थ का यूज्ड किसके लिए होता है। तो देखो अभी क्या हुआ था, डायटम्स की जो सेलवाल थी, डायटम्स की इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में सेलवाल थी, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल फिट होके एक दूसरे के साथ, टू थिन ओवरलैपिंग सेल, मतलब टू थिन सेल ओवरलैप करके क्या बना लिए थे, सॉफ्ट बॉक्स। ओवरलैपिंग सेल क्या बना लिए थे, सॉफ्ट बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स बना लिए थे। जस्ट अभी ऊपर इसको हम लोग रीड किए हैं। अब जो डायटम्स की वॉल है ये किस में धंसी हुई होती है, ये धंसी हुई होती है सिलिका के साथ। तो वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका, एनसीईआरटी की लाइन है कि वॉल जो होती है डायटम्स की, ये जो सेलवाल होती है, ये डायटम्स की सेलवाल एम्बेडेड होती है, एम्बेडेड विथ सिलिका के साथ एम्बेडेड होती है। तो यही रीज़न है, जब सिलिका के साथ एम्बेडेड होती है तो ये सेलवाल डायटम्स की क्या होती है, इंडेक्सट्राइबल। ये नीट का एपीएमटी का क्वेश्चन है कि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है डेक्सट्राइबल होती है कि इंडेक्सट्राइबल होती है। तो वॉल सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इंडेक्सट्राइबल, इंडेक्सट्राइबल होती है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, मीन्स ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इंडेक्सट्राइबल होती है। ध्यान देना ये कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इंडेक्सट्राइबल होती है। डायटम्स की सेल वॉल इंडेक्सट्राइबल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें किस में धसी होती है इसकी सेल वॉल, सिलिका में धसी होती है, ओके। अब डायटम्स क्या करता है, कई हजारों साल तक, ठीक है, कई हजारों साल तक एक जगह रहता है। डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड, ओके। तो जो डायटम्स है ये अपने हैबिटेट पे, जिस हैबिटेट पे रहता है, ठीक है, फिलहाल ये रहता है मैराइन एनवायरनमेंट या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, मतलब रहता तो पानी में ही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपोजिशन करता है, मतलब लेफ्ट वहाँ पे छोड़ देता है, जहाँ उसका हैबिटेट जहाँ ये रहता है वहाँ पे लार्ज अमाउंट में सेल वॉल क्या कर देता है, छोड़ देता है। सेल वॉल वहाँ धीरे धीरे डिपोजिट होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल वॉल लार्ज अमाउंट में डिपोजिट होता रहता है इसके हैबिटेट पे। डायटम्स के हैबिटेट पे, डायटम्स के हैबिटेट पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपोजिट होता रहता है। सेल वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल डिपोजिशन कितने, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। और इस प्रकार से एक्यूमुलेशन होता है बिलियंस ऑफ ईयर तक। ये जो सेल वॉल का डिपोजिशन है जब बिलियंस ऑफ ईयर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में अकाउंट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है सेल वॉल इसका, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ ईयर, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, भी छोटा, आफ्टर
बिलियन ऑफ ईयर, कई बिलियन ईयर के बाद ये क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट में जो सेल वॉल डिपोजिशन हो रहा था वो लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाने के बाद कई जब बिलियन ईयर बीत जाएंगे तो डायटमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, डायटमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। डायटमेशियस, अभी मैं समअप कर देता हूँ, डायटमेशियस अर्थ में। अब इसी डायटमेशियस अर्थ जो होती है ये यूज इसका होता है किस में, अब ये डायटमेशियस अर्थ की जो सॉयल होती है इसका यूज किया जाता है। डायटमेशियस अर्थ की सॉयल का यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड, यही आपको मेमोराइज होना चाहिए था, ठीक है। पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, इसका यूज मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक तो पॉलिशिंग में डायटमेशियस अर्थ की सॉयल का यूज पॉलिशिंग में। सेकंड, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, ऑयल को फिल्टर करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज किया जाता है। थर्ड, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड आल्सो फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में भी डायटमेशियस अर्थ की सॉयल का यूज किया जाता है। और जो डाइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का कौन होता है, तो डाइटम्स होते हैं, ठीक। डाइटम्स यहाँ मैं लिख देता हूँ ये भी लाइन, डाइटम्स और चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये सब आपको पॉइंट एनसीईआरटी से है और सब मेमोराइज होना चाहिए। एक बार मैं समअप कर देता हूँ क्योंकि इतना ही दिया है क्राइसोफाइट में, ज़्यादा दिया भी नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, किंगडम प्रोटिस्टा में एक ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में एक ग्रुप क्या है, क्राइसोफाइट उसका नाम है। अब उस क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स और डेसिमिड गोल्डन एल्गी आते हैं। डाइटम्स में जो होती है सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल इम्बेडेड होती है किसमें, इम्बेडेड होती है सिलिका के साथ, ठीक है। अब ये जो डाइटम्स सिलिका के साथ इम्बेडेड है तो यही रीजन है कि क्या होती है, इनडेस्ट्राइबल होती है, ठीक। क्या होती है, इनडेस्ट्राइबल, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब जिस हैबिटेट में ये डाइटम्स रहता है वहाँ पे ये सेल वॉल डिपॉजिट करता रहता है और लार्ज अमाउंट में जब सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है, लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट होता रहता है और आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर बीतने के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर जब हो जाता है तो वहाँ पे जहाँ डाइटम्स रहता है, जहाँ उसका वासस्थान है, जहाँ उसका हैबिटेट है, वहाँ डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। अब डायटमेशियस अर्थ की जो सॉयल होती है उस सॉयल का यूज कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस सॉयल का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में, ओके। ये दो यूज है डायटमेशियस सॉयल का। एंड डाइटम्स जो होता है चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। डाइटम जो होता है वो चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है नीट का। क्वेश्चन ये भी नीट का है कि जो डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, तो इंडेक्स्ट्राइबल होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चन है डायटमेशियस अर्थ के यूज से। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, डायटमेशियस अर्थ यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो पॉलिशिंग में तो यूज होता है, अभी जस्ट हम लोग देख लिए हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी यूज होता है, ये भी हो चुका है। मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम, देखो अब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि मेकिंग जो होती है साउंड एंड फायर प्रूफ रूम बनाने के लिए डायटमेशियस अर्थ का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बट आप ध्यान रखेंगे कि मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम बनाने के लिए भी डायटमेशियस अर्थ की सॉइल का यूज किया जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन, तो बायोगैस प्रोडक्शन हमको करना है तो उसमें मेथोजन बैक्टीरिया का यूज होता है, डायटमेशियस अर्थ का लेना देना नहीं है। तो ये रूल आउट हो जा रहा है, तो ये जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को छोड़कर बाकी सब यूज होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर 29 आते हैं। 29 सिंपल क्वेश्चन है, लिंक है ऊपर से, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 देख लीजिए। 29, क्राइसोफाइट्स आर, तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता रहता है तो उसको बोलते हैं प्लैंकटॉनिक, ठीक, प्लैंकटॉन की कैटेगरी में आता है। तो 29 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्राइसोफाइट किस में आता है, प्लैंकटॉन। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, मतलब क्वेश्चन एक जैसे थ्योरी रिवाइज करने का क्या बोल सकते हैं आप, थ्योरी हो रही है इसमें,
क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी दोनों हो रहा है। तो ये मत जिसको मतलब कुछ लोग सिर्फ जब क्वेश्चन करने आएंगे उनको बोरिंग लगेगा। रीज़न है कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट 6 मिनट लग रहा है, ठीक है, आराम से कर रहे हैं, पूरी थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो प्लीज़ सिर्फ क्वेश्चन करने के पर्पज़ से मत देखिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है, जिसकी एनसीईआरटी रटी हुई है, जिसको एनसीईआरटी अच्छे से आ रही है, तो यहाँ पे टाइम ना बर्बाद करें, वो कुछ और करे, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए है, जिसको अभी एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है, ताकि उसको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, थ्योरी भी याद हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी की जो थ्योरी है तो उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। जिनको आ रहा है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। 29 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि आपका क्राइसोफाइट्स में जो डाइटम्स और डेसिमिड आते हैं, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ये फ्लोट करते हैं वाटर में, पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्लैंक्टोनिक बोला जाता है, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट विथ वाटर करंट। और अगर वाटर करंट के साथ ऑर्गेनिज्म पैसिवली फ्लोट कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या, प्लैंक्टोनिक या प्लैंक्टन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्लैंक्टन। तो क्लियर हुआ ना प्लैंक्टन क्या है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, प्लैंक्टन में आ जाएगा, ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मिनट, ठीक है। तो 30 रीड करिए। ओके, मैचिंग करवाना है तो मैचिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैचिंग करवा सकते हैं। देखिए अभी हम लोग देखें चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का क्या होता है। चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का होता है डायटम्स और चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो डायटम्स क्या दिख रहा है, ये रखा, ए का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, सेकंड से मैचिंग हो जा रही है। ओके, और डायटम्स एंड डेसिमिड गोल्डन ली किस ग्रुप के हैं, क्राइसोफाइटा के हैं। क्राइसोफाइटा किस किंगडम का है, प्रोटिस्टा का है, ठीक। अब रेड टाइड्स जो होता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, रेड टाइड जो अपीयर होता है, सी जब रेड अपीयर होने लगता है तो उसी को बोलता है रेड टाइड, ठीक है, रेड टाइड। और ये होता कैसे है, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट जैसे कि गानियुलेक्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो समुद्र होता है वो रेड दिखने लगता है, तो इसी को बोलते हैं रेड टाइड। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है। रेड टाइड किसकी वजह से होता है, डाइनोफ्लैजिलेट। और कहाँ दिख रहा है, बी का 4th मैच हो जाएगा। अब मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान देना है कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। देखो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक भी हो, हेटरोट्रॉफिक भी हो, ठीक है। मतलब उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक टाइप का भी हो और हेटरोट्रॉफिक टाइप का भी हो, तो उनको बोलेंगे मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन है इनका, ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा होता है यूग्लिना में। यूग्लिनोइड जो मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में एक यूग्लिनोइड ग्रुप होता है, ठीक, जिसका एग्जांपल यूग्लिना है। तो उसमें क्या होता है, जब लाइट होती है, सनलाइट प्रेजेंस होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है, तो ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। बट जब सनलाइट डिप्राइव्ड होती है, मतलब जब सनलाइट एब्सेंट होती है, तो वो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, तो अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म से का प्रिडेशन करता है, ठीक है, शिकार करता है, तो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है। तो यूग्लिना दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ऑटोट्रॉफ की तरह, हेटरोट्रॉफ की तरह। तो इसका जो न्यूट्रिशन हो जाएगा मेक्सोट्रॉफिक टाइप का हो जाएगा। तो मेक्सोट्रॉफिक किस मैच हो जाएगा, फर्स्ट में मैच हो जाएगा, निस्सी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अब प्लाज्मोडियम एक ही बचा, स्लाइम मोल्ड में जाएगा। जब स्लाइम मोल्ड जो होता है ये सैप्रोफाइटिक टाइप का प्रोटिस्टा है। जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, मतलब इसके एग्रीगेशन को बोला जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक, जो कि कई फीट तक ग्रो करता है, ठीक। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में आ जाएगा। तो आप मैच करवा लो, अब कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप ए मैच करवाओगे तो ए मैच हो जाएगा, ठीक। अब मैं ज़रा सा देखो चीफ प्रोड्यूसर की बात कर चुका हूँ, रेड टाइड की ज़रा बात कर लेता हूँ, और मेक्सोट्रॉफिक प्लाज्मोडियम की ज़रा बात कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ रेड टाइड की, तो रेड टाइड का मतलब जब सी समुद्र जब लाल लाल दिखने लगता है, जिसको बोलते हैं लाल समुद्र, सी अपीयर रेड, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड, सी अपीयर रेड।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड। अब सी अपीयर रेड क्यों होता है, समुद्र रेड क्यों अपीयर होता है, लाल कैसे क्यों दिखता है, तो एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गॉनी यूलेक्स, उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट गॉनी यूलेक्स इसका क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी रेड डाइनोफ्लैजिलेट गॉनी यूलेक्स के रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो सी होता है वो रेड अपीयर होने लगता है और इसी को बोला जाता है रेड टाइड। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे जब डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं तो पूरा बात कर लेते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है, ओके, ताकि बाद में क्वेश्चन हो रहा है इससे तो प्रॉब्लम ना हो। देखो, डाइनोफ्लैजिलेट नाम से पता चल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट, तो इसमें कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला हैं। ठीक है, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट इसमें 2 फ्लैजिला हैं और 2 फ्लैजिला में एक फ्लैजिला जो होता है कैसा होता है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक फ्लैजिला ट्रांसफर होता है। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट में एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली होता है, अदर जो होता है ट्रांसवर्स होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा वाला ट्रांसवर्स होता है फ्लैजिला इसका। ठीक है, उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक का मैंने पहले ही बता दिया था, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, ये तीनों क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होते हैं। इसमें कुछ बताने और एक्स्ट्रा फिर से नहीं बताना। ठीक, ये हो गया। अब मेजोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। जो मेजोट्रॉपिक था, मेजोट्रॉपिक का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बता तो चुका हूँ, लिख देता हूँ। मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब मिक्स न्यूट्रिशन। मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मिक्स न्यूट्रिशन का मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी होगा, जब सनलाइट होगी तो ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेगा, ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, और जब सनलाइट एब्सेंट हो जाएगी, डिप्राइव्ड हो जाएगी, तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो ऐसा होता है, ऐसा होता है यूग्लिना, यानी कि जो यूग्लिनोइड कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसा होता है कौन, यूग्लिना। ठीक है, गुड। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सब। चलिए, ठीक, तो ये भी मैचिंग हो गई, क्लियर, कोई दिक्कत, नो, गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, टाइम लग रहा है बट हाँ, थ्योरी भी रिवाइज हो रही होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, सिलिशियस फ्रस्टल्स ऑफ डाइटम्स being indestructible piled up at the bottom of the ocean and formed a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as, अब वो ये इसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। कई बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो सिलिशियस डाइटम्स का इंडेक्स्ट्राइबल वॉल होता है, वो जब मिलियंस ऑफ ईयर तक एक्यूमुलेट होता रहता है तो वो बनाता क्या है, ओशियन के बॉटम पे डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। और इसी डायटमेशियस अर्थ में से जो डायटमेशियस सॉइल निकलती है, उस सॉइल का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप का, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। और एक चीज़ तो याद ही है, जो चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन में वो होता है डाइटम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि अब थ्योरी रिपीट हो जाएगी। 32, डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली की बात कर रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो मैराइन और फोटोसिंथेटिक किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में सी ऑप्शन दिख रहा है, मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास पिगमेंट भी होता है, ठीक, इनके सेल में पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, तो इनके पिगमेंट अकॉर्डिंग इनका कलर होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये इनका कलर होता है और ये कलर इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, और इनकी सेल वॉल जो होती है सेलोजिक सेल वॉल होती है। ठीक है, फ्लैजेला मैंने बताया दिया, 2 फ्लैजेला होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स। तो ये चीज़ आपका हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, तो 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप्ड ड्यू टू द अबेंडेंस ऑफ, तो रेड टाइड अपीयर होता है किसकी वजह से, डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से। अभी जस्ट ऊपर हम लोग रीड किए हैं, डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से रेड टाइड अपीयर होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट। यूग्लिना के लिए क्या सही है? तो यूग्लिना के बाद अभी हम लोग कर लेते हैं ज़रा सा, फिर इस पे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, देखो यूग्लिना की बात करें पहले। यूग्लिना किस में आता है? यूग्लिनोइड में। किंगडम प्रोटिस्टा के यूग्लिनोइड ग्रुप में यूग्लिना आता है। यूग्लिनोइड ग्रुप में यूग्लिना आता है, ये चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए। अब यूग्लिनोइड का कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो यूग्लिनोइड होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेजॉरिटी इनकी होती है कहाँ? फ्रेश वाटर में। ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक। सेकेंड चीज़, ये इनकी जो सेलवाल होती है, सेलवाल, इसमें सेलवाल के अलावा, मतलब सेलवाल के बजाय यूग्लिना में सेलवाल के अलावा और क्या होता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो सेलवाल के अलावा इस यूग्लिनोइड के पास एक प्रोटीन रिच, यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टीड ऑफ सेलवाल, इंस्टीड ऑफ सेलवाल प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, जिसको प्रोटीन रिच लेयर को बोलते हैं क्या? पेलिकल। ठीक, जो इसकी बॉडी को, ये जो प्रोटीन रिच लेयर होती है, ये प्रोटीन रिच लेयर यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है? ये यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी बनाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बॉडी यूग्लिना की, तभी यूग्लिना लचीला होता है, मतलब वो अपना शेप हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल की वजह से। ओके, एंड यूग्लिना, ये चीज़ हो गया ना कि इसकी जो यूग्लिना के सेलवाल के इंस्टीड ऑफ सेलवाल के अलावा इसमें प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और मोस्टली कैसा होता है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें भी यूग्लिनोइड के पास भी 2 फ्लैजेला होता है। कितने फ्लैजेला होते हैं? एक मिनट, यूग्लिनोइड के पास कितने फ्लैजेला होते हैं? यूग्लिनोइड के पास भी 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला हैं, बट इसमें एक फ्लैजेला लॉन्ग है, एक फ्लैजेला शॉर्ट है। ध्यान देना है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इसमें नहीं है, वो डायनोफ्लैजिलेट की बात है। इसमें एक फ्लैजेला क्या है? लॉन्ग है, और एक फ्लैजेला जो है वो शॉर्ट है। ठीक, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। ठीक, और वही इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? मेक्जोट्रॉपिक, मतलब अगर सनलाइट है तो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉपिक। ये भी चीज़ ध्यान देना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद खास बात है कि यूग्लिनोइड में पिगमेंट होता है जो कि हायर प्लांट के आइडेंटिकल होता है। ध्यान से, ठीक है, यूग्लिनोइड के पास क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें यूग्लिनोइड के पास पिगमेंट होता है जो कि सिमिलर टू आइडेंटिकल प्लांट के होता है, सिमिलर टू आइडेंटिकल प्लांट के होता है। इसीलिए यूग्लिनोइड में एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। किसके बीच की? प्लांट और एनिमल के बीच की। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड, ये एनसीईआरटी में आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके, बट समझ लेंगे आप, क्योंकि देखिए जब सनलाइट है तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, जब सनलाइट नहीं तो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एनिमल तो हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, हेट्रोट्रॉपिक तो होता नहीं। तो ये चीज़ आपका हो गया यूग्लिना के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में अपना यूग्लिना, मतलब यूग्लिनोइड एक ग्रुप है। ये मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना है ही। अब इसमें इंस्टेड ऑफ सेलवाल के अलावा एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। इसकी वजह से यूग्लिना की बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, अपना शेप हमेशा बदलता रहता है। यूग्लिनोइड में जो न्यूट्रिशन होता है मेक्जोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। और यूग्लिना के पास पिगमेंट होता है जो कि आइडेंटिकल, हायर प्लांट के आइडेंटिकल होता है जिसका पिगमेंट। ठीक है, इसीलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल बोला जाता है। ठीक, अब आप ऑप्शन पे रीड करिए, अब आपको इजीली एक हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में इतना ही दिया आपका यूग्लिना के बारे में। ठीक, अब आप ऑप्शन को आराम से रीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया यूग्लिना इज ए फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सही बात है।
यूग्लिना जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है, इसके पास फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है, ठीक, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। सेकंड तो 34 का ए तो करेक्ट हो गया ना, बाकी और आगे पढ़ लेते हैं, बट 34 का ए तो करेक्ट है, ठीक है, तो 34 का ए सही है। बाकी बी भी देखते हैं। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन द कंटिन्यूअस डार्कनेस लॉजेज इट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, नहीं, ये गलत बात है। जब आप इसको कंटिन्यू डार्कनेस पे रखोगे तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा, ऐसा नहीं कि ये डाई कर देगा, ठीक है, तभी तो इसका मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सनलाइट हो तो फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ, तो बी रूल आउट हो जाएगा। पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, नहीं, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट होता है, ये भी रूल आउट हो गया। यूग्लिना इज द मैराइन, नहीं, यूग्लिना जो होता है फ्रेश वाटर प्रोटिस्टन होता है, मैराइन प्रोटिस्टन नहीं होता। मैराइन कौन सा होता है? मैराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, मैराइन्स जो होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, और जबकि क्राइसोफाइट्स है फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन क्लियर सही है, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सिर्फ 11th वाले बच्चे इनको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और पूरी एनसीईआरटी को, इनका यहाँ पे थ्योरी भी गौर हो रही है, ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब ये मत सोचिएगा, बोर मत होइएगा, नहीं ये बहुत स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे फास्ट करने, बट मैं फास्ट करूँगा तो वही ना थ्योरी छूट जाएगी, सीधे आंसर, मतलब इसका ये सही है, इसका ये सही, इसका ये सही है, ऐसा मज़ा नहीं देगा फिर ना, ठीक है। थ्योरी भी कवर हो रही है, क्वेश्चन भी हो रहा है, तो एक साथ आपका 2 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है, थ्योरी भी हो जा रही है, तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35, द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कि गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसको 4 स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा विच आर द फॉलोइंग ग्रुप रिफर्ड हेयर। तो देख लीजिए पहले, दिया इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, ये होता है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में 2 फ्लैजिला होता है, दे हैव 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ये भी यूग्लिनोइड का करेक्टर। दे शो द मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यूग्लिनोइड का करेक्टर। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, अभी जस्ट मैंने लिखा था यूग्लिनोइड का करेक्टर, यानी कुल मिला के ये कौन सा हो जाएगा? यूग्लिनोइड का डी ऑप्शन, 35 का डी बोला ना। अब यहाँ पे देखो थ्योरी रिपीट हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 35 के बाद जाओ 36 आपका फिगर दे रखा है, और ये फिगर आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रखा है, स्टडी द गिवन फिगर स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एंड करेक्टली आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी। देखो यूग्लिना का फिगर तो बना हुआ है एनसीईआरटी में, बस इसका नेमिंग नहीं किया गया है, ए बी सी डी है क्या, तो आप इसको ज़रा सा स्किप भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी के बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ना नीट में आ रहे हैं, तो क्या मतलब है, बट हाँ जानकारी रखिए, क्वेश्चन सामने आया है तो 36 में आपका जो ए हो जाएगा वो होता है साइटोस्टोम। तो ये जो ये दिखा रखा है ये साइटोस्टोम एंड ये जो दिख रहा है आपका जो नीचे गया है तो फ्लैजेला हो गया, ठीक है। और जो बी है आपका वो स्टिग्मा, बी है आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, और सी आपका पैरामाइलम बॉडी है, और डी क्लोरोप्लास्ट है। तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा, 36 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है? ए स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप शो द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये फीचर दिख रहा है कि यूनिसेलुलरिटी है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, गुड, बायोफ्लैजिलेटेड है, 1 फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है, बस इसी से पकड़ लीजिए। यूनिसेलुलर है तो किंगडम प्रोटिस्टा का श्योर है, ये बता रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो भी है वो किंगडम प्रोटिस्टा का है। यूनिसेलुलर ही तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन रखे गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ही रखे गए हैं, ठीक है। ये बता रहा है क्या? ये यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर तो दिया ये बता रहा है किंगडम प्रोटिस्टा का है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा पहला ऑप्शन बता रहा है किंगडम प्रोटिस्टा है। सेकंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ये भी वही बता रहा है कि यूनिसेलुलर मतलब ये प्रोटिस्टा में है, और ये यूकोरियोटिक है। बायोफ्लैजिलेट है, 1 फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल अदर ट्रांसपोर्ट, एक क्लियर कट बता दे रहा है ये है डाइनोफ्लैजिलेट, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला, एक फ्लैजिला जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक फ्लैजिला जो है ट्रांसवर्स होता है। तो ये किसका व्हाट यू आइडेंटिफाई, तो हम आइडेंटिफाई इसको करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट है ये, ठीक है। तो 37 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38,
विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर। ये जो फिगर बना रखा है ये एनसीईआरटी के बाहर का फिगर है, तो आप इस फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये फिगर जो है किसका फिगर है, ये आपका है डायनोफ्लैजिलेट का, क्योंकि दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, तो डायनोफ्लैजिलेट का फिगर है। ठीक है, गुड। चलिए इसमें इतना ही करते हैं। अब अपना जो क्वेश्चन नहीं समझ, जो क्वेश्चन मतलब आपका डाउट हो वो क्वेश्चन सीधे बिना कुछ हिचकिचाए सीधे कमेंट करिएगा आप, और जो भी आपके मतलब जो आपको चाहिए कि नहीं ये चैप्टर ज़रूरी है, पहले ये चैप्टर करना है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बट हाँ मतलब जो सीक्वेंस रहेगा यही रहेगा, पहले यूनिट 1, देन यूनिट 2, देन यूनिट 3, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिविंग वर्ड, उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, देन जो साइटोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद क्लास 12 में चलेंगे। सीक्वेंस तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बट आपकी जो डाउट हो आप किसी चैप्टर्स का डाउट पूछ सकते हो, डाउट में कोई दिक्कत नहीं, डाउट की जरूरी नहीं कि आप इसी का पूछिए। ठीक है, डाउट आपका किसी भी चैप्टर का करिएगा, वो डाउट डिस्कस किया जाएगा संडे को। बट हाँ कमेंट जरूर करिएगा, और जो आपको अगर लगे फास्ट करना है तो फास्ट के लिए कमेंट करिए। स्लो तो मैं कर ही रहा हूँ, अब इससे स्लो और कुछ हो नहीं सकता। स्लो करने का पर्पज़ है थ्योरी कवर करना बस, नहीं तो स्लो करने का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी कवर हो जाए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट करें, थ्योरी हम लोग खुद करेंगे ऐसा कुछ, तो फिर कमेंट करिएगा। बट हाँ थ्योरी में कोशिश करूँगा थ्योरी मैक्सिमम से मैक्सिमम एनसीईआरटी की विथ क्वेश्चन के साथ कवर होती रहे। ओके, thank you and please do like, share and subscribe. Okay, again thank you so much.